हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग ध्वनि साउंड पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है ध्वनि? तो साथियों, यह एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा मतलब जिसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, कभी नष्ट नहीं कर सकते, कभी बना नहीं सकते। तो ध्वनि भी प्रकाश की तरह एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, यह हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले हम लोगों ने 11 लेक्चर देख लिए हैं और लास्ट सेशन में हमने तरंग देखा था, वेव देखा था। तो ध्वनि भी तरंग का एक एग्जाम्पल है, एक तरंग है। ध्वनि भी एक तरंग है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे पहले देखें। उससे पहले ये देखिए कि ध्वनि जो है वह तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होता है तरंग के रूप में, वेव के रूप में। सर ये कौन सी तरंग है? लास्ट सेशन में मैंने तरंगों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से समझाया था, प्लीज उसे देखिए। यह जो पोर्शन है तरंग वाला, वेव और ये ध्वनि, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते आए हैं और बनेंगे। प्लीज देखिए और यहां पर समझिए कि जो वेव है, ये जो हमारी ध्वनि है, ये कौन सी तरंग है? तो यहां पर ये अनुदैर्ध्य तरंग है, यहां पर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जो कि आगे पीछे मूव करती हुई आगे संचरित हो रही है। ठीक, तो इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं कि ये हमने ध्वनि को इस तरीके से प्रदर्शित किया, ऐसे लाइनें आपस में आगे आगे बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा हम लोग ध्वनि का उपयोग जैसे सोनार, राडार में यूज करते हैं और एक हम एरिया देखते हैं कि इस एरिया में कहां पर कोई भी चीज आ रही है, नहीं आ रही है, उससे हम पता लगाते हैं ध्वनि के माध्यम से। इसे हम लोग आज डिटेल में भी समझेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें। एमपी पटवारी का फ्री टेस्ट सीरीज डेली 8 बजे आएगा। डेली 8 बजे फ्री में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको डेली 8 बजे बने रहना है हमारे YouTube चैनल से। क्या है? 500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पारी बनाएगी आपको पटवारी। तो 8 सब्जेक्ट का एक एक करके टेस्ट सीरीज आएगा। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। तो इस तरीके से 8 सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज बनाए जा रहे हैं और आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जितना हो सकता है आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अच्छे कंटेंट। ठीक, इसके अलावा हमारा एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च है। जिन साथियों को चाहिए उसे अवेल करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, अवेल करिए। ठीक है, तो ध्वनि क्या है सर? ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्वनि जो है एक एनर्जी का ही रूप है। जिस तरीके से हम लोग एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, यहाँ ध्वनि को भी बदल सकते हैं। जैसे कि वो माइक्रोफोन है, मैं माइक्रोफोन में कुछ भी बोल रहा हूं तो ध्वनि ऊर्जा जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति ना की जा सकती है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। माध्यम में कंपन के द्वारा यह संचरित होती है। ये माध्यम क्या हो गया? वायु। इसमें क्या हो रहा है? विक्षोभ जनरेट हो रहा है। उससे जो कण है, पार्टिकल हैं, वह क्या हो रहे हैं? वह संचरित करवा रहे हैं, वही यहाँ पर कंपन कर रहे हैं। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तरंगों के माध्यम से पहुंचती है, जिसे तरंग संचरण कहते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके के तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को भी फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ध्वनि तरंग संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता मैंने आपको बताया था, अगर यांत्रिक तरंगे हैं तो माध्यम की आवश्यकता होगी, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम की आवश्यकता होगी तो ठोस, द्रव, गैस ही माध्यम होंगे। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद वायु में जो ध्वनि की चाल है वह कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। इसे याद कर लोगे कि अगर पूछा जाए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करता है ना, इसे आपको याद रखना है, ध्वनि नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वह ध्रुवण परिघटना को प्रदर्शित करती हैं। इतनी पॉइंट्स क्लियर हैं, आई होप। आगे बढ़ा जाए तो ध्वनि क्या हुआ? तो ध्वनि हो गया ऊर्जा का रूप। ध्वनि है ऊर्जा का रूप, पहला पॉइंट। उसके अलावा यह एक यांत्रिक तरंग भी है। सबसे पहले तो यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग मतलब जिसे माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम, यांत्रिक तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम आवश्यक हो। और यांत्रिक में भी क्या है? ये है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये है अनुदैर्ध्य तरंग। बहुत ही बढ़िया, इतनी बात क्लियर है। ठीक, ये पॉइंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। इसके अलावा जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं इनको भी याद रखना कि निर्वात में संचरित नहीं होती है, माध्यम में होती है, और 332 मीटर पर सेकंड होता है इसकी चाल, स्पीड। ध्वनि की चाल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ठोस में, द्रव में, गैस में किसमें ज्यादा होती है। ये प्रश्न बना है तो आपको यही याद रखना है कि ठोस में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है। ध्वनि जो है ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड से आगे संचरित होता है एज कंपेयर टू वायु, मतलब हवा और जल। द्रव और गैस के कंपेयर में सॉलिड, ठोस में ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन है और वो आ रही है तो पटरियों में अगर कान लगाया जाए तो हमें साउंड कुछ सुनाई देती है उनके आने का। तो इसका मतलब है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी की हमको साउंड सुनाई दे पा रही है। इसका मतलब ठोस में बहुत जल्दी संचरित हो रही है। वहां वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले वो हॉर्न दे रही होगी तो वो हमारे तक अभी तक कानों तक नहीं आया, परंतु ठोस में, पटरियों में आ गया। तो इसका मतलब है ठोस में सबसे ज्यादा होगी क्या? चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में चाल होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जो तीनों माध्यमों में संचरित होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोस में अलग, द्रव में अलग, गैस में अलग। ठोस में भी अलग अलग मटेरियल होगा तो चाल अलग अलग होगी। क्लियर है? ठीक। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम आएगा तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। ये इंपॉर्टेंट तो है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत याद कर लो कि आवृत्ति नहीं बदलती है सर। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं बदलेगा, परंतु ध्वनि की चाल और उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी। सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है? सर तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति क्या होता है? लास्ट वाला लेक्चर देखिए। तरंगों में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है ना, आयाम क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। एक बार देखिए फिर यहां समझ में आएगा। ठोसों में अगर धातु की बात करें, एक एल्यूमिनियम की, तो उसमें जो स्पीड होती है साउंड की 6420 मीटर पर सेकेंड। साथियों कितना ज्यादा है? 6420 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड सॉलिड में, और सॉलिड में भी किसमें? एल्यूमिनियम में। उसके बाद जल में बात करें तो 1483 मीटर पर सेकेंड। इससे कितना कम हो गया? उसके बाद वायु में अगर गैस में बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। यहां से आप देख पा रहे हो कि ठोस में चाल ध्वनि की सबसे ज्यादा, उसके बाद जल में उसकी स्पीड होती है, और उसके बाद गैस में उसकी स्पीड होती है। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दोगे। ठीक, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं।
आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों के प्रकार। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है सर? आपने बोला कि वेव्स, ये वेव्स होती हैं, समझाने के लिए है। ध्वनि कुछ इस तरीके से संचरित होती है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल, ये आगे पीछे। यहां मैं समझा रहा हूं कि जैसे ये एक वेव है ना, इसमें एक वेव यहां से यहां तक है, ये एक वेव है, ये एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक। लेकिन एक सेकंड में ये कितने वेव कंप्लीट करेगा? एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे? तो जितने ज्यादा साइकिल कंप्लीट होंगे वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक। आवृत्ति और कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, एक सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स, कंप्लीट किए गए कंपन, कितना कंपन एक सेकंड में हो रहा है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है एक सेकंड में कितना हो रहा है, वह आवृत्ति कहलाती है। और इसी आवृत्ति के आधार पर ही ध्वनियों को विभाजित किया गया है, ध्वनि के प्रकार। यहां पर ध्वनि को इस तरीके से डिनोट करना ऐसे नहीं, ये वेव ध्वनि का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है अश्रव्य ध्वनि। क्या? अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। तो यहां पर वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, सबसे पहले ये याद कर लो कि वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो अश्रव्य ध्वनियां, इंफ्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। ये याद हो गया। मनुष्य इस आवृत्ति की ध्वनियों को सुन नहीं सकता है। मनुष्य जो है WHO की रिपोर्ट के अनुसार 45 dB, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, डेसिबल ये यूनिट होती है। 45 dB के आसपास के रेंज के जितने भी साउंड हैं वह नॉर्मली सुना जा सकता है, ठीक। यहां पर आगे, इस प्रकार की तरंगे बहुत बड़े आकार की वस्तुएं ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। बहुत बड़े आकार के जो स्रोत होते हैं, वस्तु होती है, वहां से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो अश्रव्य ध्वनि प्रकार की उत्पन्न हो रही है। भूकंप के समय पृथ्वी से ऐसी ही तरंगे उत्पन्न होती हैं, मतलब भूकंपीय जो तरंगे हैं वह कुछ अश्रव्य तरंगे होती हैं। गैंडा जो है, ये याद रखना कि 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति तरंगों को सुन सकता है और साथ ही साथ उत्पन्न कर सकता है। तो हमने क्या सीखा कि अश्रव्य ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता है। बड़े वस्तु और जानवर या कोई भी पदार्थ जो बहुत बड़े आकार में है वह ऐसे आवृत्ति के ध्वनियों को उत्पन्न कर सकते हैं। गैंडा जो है 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति उत्पन्न करता है। भूकंप से जो आवृत्तियां निकलती हैं वह कुछ अश्रव्य ध्वनियां होती हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखना। अब बात करते हैं श्रव्य ध्वनियां। श्रव्य ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, ऑडिबल है, ऑडिबल साउंड। तो ये देख लेते हैं कहां से कहां तक है। ये 20 हर्ट्ज हो गया, अब 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां अगर हैं तो हम बोलेंगे वो ऑडिबल साउंड हैं, श्रव्य ध्वनियां हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की अगर आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं, आवृत्ति वाली ध्वनियां हैं, तो हम कहेंगे वो ऑडिबल साउंड हैं, श्रव्य ध्वनियां हैं। वे ध्वनियां जिनके सुनने के लिए मनुष्य के कान सुग्राही होते हैं श्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। श्रव्य ध्वनियां क्या हैं? मनुष्य की श्रवण परास कहलाती हैं। इनको याद रखोगे। 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, कि इनमें से कौन मनुष्य का श्रवण परास कहलाता है। ए श्रव्य, बी अश्रव्य, फिर सी और डी दे देगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है? श्रव्य ध्वनियां। क्या याद रखा आपने? 20 से 20,000 हर्ट्ज इतनी आवृत्ति है तो हम बोलेंगे वो ऑडिबल साउंड है। पराश्रव्य ध्वनियां अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो 20,000 से ज्यादा। 20,000 समझोगे, 20 से कम, 20 से 20,000 और 20,000 से अधिक। यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर आवृत्ति है तो बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड है। पराश्रव्य ध्वनियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवृत्ति की।
मनुष्य के कान इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता, अर्थात हम इन आवृत्ति की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। डॉल्फिन जो है वो इन प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है, सुन सकता है। चमगादड़ है, पारापाइस मछली है, ये तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। पराध्वनियां बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो अवरोधों की उपस्थिति में निश्चित पथ पर गति करते हैं। कि सिंपल कह रहा है कि बहुत उच्च आवृत्ति की ध्वनि है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। ठीक, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये अवरोध आने पर, अवरोधों की उपस्थिति आने पर अपनी गति कर लेता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी गति मेंटेन कर लेता है। उपयोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पराश्रव्य ध्वनियों का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कुछ बताइए। तो कल कारखाने जो होते हैं, चिमनियां होती हैं, चिमनियों में क्या होता है कि वो कारखाने जो ऊपर वो चिमनी होती है कारखानों के ऊपर, वो पूरा काला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। उसको सफाई के लिए हम लोग पराश्रव्य ध्वनियां यूज करते हैं। ठीक है, कि कालिख हटाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, कीमती कपड़ों में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक, धोने वगैरह में। फिर उसके बाद वायुयान में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी है, सोनार आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सोनार मैंने अभी शुरू में दिखाया था, सोनार का उपयोग, ये सोनार, ठीक ठीक, राडार और सोनार, ये मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। ये याद कर लिया, बिल्कुल इसे नोट कर लो। तो हमने देख लिया कि ध्वनि जो है वह तीन टाइप की है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक, अश्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, श्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हैं और पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वह दाब और ताप के प्रभाव में क्या होता है। दाब बढ़ाने पर क्या ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कि घट जाती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ये सीधा सीधा प्रश्न है, मैं सीधा बता रहा हूं। ठीक, अगर मैं बात करता हूं कि समान ताप हो, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस ना करें, ठीक, और दाब को बढ़ा दें, तो क्या होगा, ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल में। दाब बढ़ा दो, ध्वनि सेम चाल से आगे बढ़ेगा। दाब घटा दो तो भी वह उस मीडियम में, उस माध्यम में सेम स्पीड से आगे बढ़ेगा, संचरित होगा, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे रट लो कि दाब बढ़ाओ या दाब घटाओ, कछु फर्क ना पड़ेगा। ठीक, किसमें, ध्वनि की चाल में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। परंतु अगर हमने माध्यम का ताप बढ़ा दिया, माध्यम मतलब सर जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, यहां पर वायु की बात कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं, यहां का ताप अगर हमने बढ़ा दिया तो चेंज हो जाएगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ये हमको बस इतना याद रखना है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद कर लो। अगला, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तीव्रता कितना तीव्र है, इंटेंस है। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी भारी आवाज है, यहां पर कोई लड़की होती तो उसकी पतली आवाज है, क्लियर है। तो लड़कियों की पतली आवाज इंटेंस ज्यादा होती है, लड़कों की भारी आवाज होती है, इंटेंस कम होती है। शेर जो दहाड़ता है वो, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, उसमें बेस ज्यादा होता है। तो बेस ज्यादा होता है मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है कि ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कि एक क्षेत्रफल बना दिया, एकांक क्षेत्रफल, यहां से कितनी ज्यादा 1 सेकंड में ध्वनि ऊर्जा संचरित हो रही है, वह होगी ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई की बात करें तो डेसिबल है, यहां पर डेसिबल है। यह चीज आपको याद रखना है कि डेसिबल किसकी यूनिट है, तो ध्वनि की तीव्रता की है। लोग क्या याद कर लेते हैं, ध्वनि की यूनिट है। ध्वनि क्या है भैया, ध्वनि की तीव्रता की। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट है डेसिबल। अब यहां पर हमको कुछ नंबर्स याद करने हैं, इनको याद कर लो।
कि मनुष्य के लिए जो शोर है, जो हल्ला मचाते हो ना मछली बाजार, क्लास में, घर में शोर मचाते हो कि नहीं मचाते हो, जो मछली बाजार लगाते हो, तो शोर की सह सीमा मतलब कान कितना ज्यादा शोर सह सकता है, वह है 80 से 85 डीबी। मैंने आपको अभी बताया था WHO का कितना, 45 डीबी बताया था। ये जो है ये सुरक्षित ध्वनि तीव्रता है। 45 डीबी तक मनुष्य जो है कि सुन सकता है और सुरक्षित है उसके कान खराब नहीं होंगे, कान के पर्दे खराब नहीं होंगे। बोलते हैं ना कि इतना तेज मत चिल्लाओ, कान के पर्दे खराब हो जाएंगे। तो कान के पर्दे कब खराब होंगे? जब वह 90 डीबी से ज्यादा ध्वनि आएगा कानों में। तो सह सीमा कितनी है? 80 से 85। सह सीमा मतलब हम सह सकते हैं, ठीक है, चिल्ला लिया हमने, ऐसे हिला दिया, खत्म, ठीक। सुरक्षित कितना है? बिल्कुल सुरक्षित है 45 डीबी। सह सीमा कितनी है? 80 से 85। अधिकतम बर्दाश्त कितना कर सकते हैं? 90। बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया भैया, अब लिमिट क्रॉस हो रही है, ठीक। तो शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा हो गई 90। अगर 120 डीबी से अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के कान में जाएगा तो हानिकारक होगा, कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, फट सकते हैं, ठीक, नुकसान पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो सुरक्षित सीमा है ध्वनि की तीव्रता की 45 डीबी है। रट लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये इसको नोट कर लो, मनुष्य हेतु श्रव्य ध्वनियां कि सामान्य फुसफुसाहट की बात करेंगे कि हम लोग बोलते हैं ना खुसुर फुसुर किया कहे कर रहे हो, क्लास में खुसुर फुसुर मत करो, है ना, यहां तक आवाज नहीं जाती, आपस में सुन लेते हो। तो जो फुसफुसाहट की आवाज है वह कितना होती है? 15 से 20 डीबी। जो हम फुसफुसा रहे हैं ना वो 15 से 20 डीबी उसकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। साधारण बातचीत जो करते हैं वो 30 से 60 डीबी होती है। ये समझने के लिए है कि जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल नॉर्मल टोन में, है ना, वो 30 से 60 डीबी के बीच में होता है। यंत्र के जो कारखाने हैं, कारखानों में जो यूज हो रहे हैं यंत्र, ठीक, उनमें 100 से 110 डीबी का इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है। और जेट विमान की बात करें तो 140 से 150 डीबी होता है। जेट विमान काफी दूर होते हैं तो हमारे कान बच जाते हैं, ठीक। तो जेट विमान याद कर लो, 40 से 150 डीबी इंटेंसिटी होती है इन ध्वनियों की, ठीक। अब बात करते हैं ध्वनि के अभिलक्षण हैं कुछ, उन अभिलक्षण में बात करते हैं तारत्व की, पिच की, ठीक। पिच की कि कितना पिच है, जो पतली और मोटी आवाज की बात कर रहा था ना वही वाला, ठीक। कि अगर मान लेते हैं लड़कियों की बात करें, महिलाओं की पतली होती है और बारीक होती है, इसका मतलब है तारत्व अधिक है। तारत्व अधिक है, पिच अधिक है, बस इतना समझोगे कि लड़कियों की आवाज, महिलाओं की आवाज पतली होती है और बारीक होती है। इसका मतलब यही है कि उनका तारत्व अधिक है, उनके वॉइस का जो पिच है वो बहुत अधिक है। और महिलाओं के अलावा पुरुषों की अगर बात करें तो उनकी ध्वनि मोटी होती है, तो तारत्व जो होता है, जो पिच होता है वह कम होता है, इतना याद रखो। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि का तारत्व भी अधिक होगा। मैंने अभी पीछे वाले बताया था कि महिलाओं की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व उतना अधिक होगा। यह क्वेश्चन बन सकता है और बना है कि आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है, तारत्व घट जाएगा अगर हम लोग आवृत्ति को घटा दें। पुरुषों की तारत्व कम है, महिलाओं की तारत्व अधिक है, इतना आपको याद रखना है। तारत्व क्या होता है? वह गुण ध्वनि का जिसके आधार पर धीमी या मंद ध्वनि को तीक्ष्ण या बारीक ध्वनि से विभेदित किया जा सकता है, ध्वनि का तारत्व कहलाता है, ठीक। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं पतली आवाज और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर निर्भर करता है, तारत्व किस पर निर्भर करता है? वेवलेंथ पर करता है क्या? अनुदैर्ध्य पर, है ना, कि फ्रीक्वेंसी पर करता है, आवृत्ति पर? तो आंसर आपको आवृत्ति लगाना है कि आवृत्ति पर निर्भर करता है सर, आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ जाएगा, बस। अब बात करेंगे प्रबलता की, लाउडनेस की, उसके बाद गुणता। प्रबलता की बात करते हैं, लाउडनेस, ये सब क्या है? ध्वनि के अभिलक्षण है
कितना लाउड है। लाउड स्पीकर, वर्ड सुने हो लाउड स्पीकर, उसका मतलब यही होता है, तारत्व वगैरह की बात नहीं कर रहा है, लाउडनेस की बात कर रहा है। क्या प्रबल कितना है, प्रबलता। डीजे वाला जो आप सॉन्ग सुनते हो ना डीजे वगैरह पे, वो लाउड होते हैं, प्रबल होते हैं, धम 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 बिल्कुल, है ना। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है वही प्रबलता कहलाती है। अगर मैं धीरे धीरे बात करूं, अगर मैं तेज तेज बात करूं, तो ये प्रबलता को शो कर रहा है, प्रबलता को शो कर रहा है। मैं अपनी लाउडनेस बढ़ा दिया, मैं अपने लाउड को कम कर दिया, समझ गए। तो ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। हम अपने वॉइस में ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बदल देते हैं, जिससे वो लाउड हो जाता है, जिससे वो कम लाउड हो जाता है। ठीक, तो ये जो याद रखोगे कि प्रबलता जो है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। गुणता, अगर क्वालिटी की बात करें तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता वाली ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है, ध्वनि की गुणता कहलाता है। समझो, दो ध्वनियां हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सेम है, आवृत्ति सेम है, पर फिर भी ये हमको क्लियर सुनाई दे रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, ये गुणता कहलाता है। मतलब अगर सेम आवृत्ति होगा और तीव्रता भी सेम होगा, दो ध्वनियां हैं, दोनों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों सेम है, परंतु फिर भी उनमें हम विभेद कर दें, अंतर महसूस करा दें, तो वहां पर कहेंगे कि उसकी क्वालिटी है। एक में क्वालिटी, एक से हम कंपेयर करेंगे कि इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, इसकी कम है, ठीक, परंतु दोनों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप हम लोग ध्वनि के अभिलक्षण भी खत्म कर लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि इको क्या कहलाता है? इको क्या कहलाता है? इको बोलते हैं ना कि सर आपकी वॉइस इको कर रही है, कॉल कोई किया, हमने बोला कि आपकी वॉइस इको कर रही है, आप काट के दोबारा से लगाइए। ठीक, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण उसी प्रकार के शब्द पुनः सुनाई देते हैं, प्रतिध्वनि कहलाती है। परावर्तन, अगर एक खाली रूम में आप बोलो, आवाज कुछ साउंड निकालो, तो परावर्तन होगा, डम 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 चारों तरफ से आवाज आएंगी और हमारी आवाज हमें पुनः सुनाई देंगी जो हम बोल रहे हैं। अगर किसी का नाम राहुल है तो बार बार राहुल राहुल राहुल, ये जो पुनः आवृत्ति हो रही है शब्दों की, ये परावर्तन की वजह से हो रही है, ध्वनि के परावर्तन की वजह से हमें शब्द पुनः बार बार सुनाई देते हैं। इसी को इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को ध्वनि से स्पष्ट रूप से अलग सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होगी। ये समझो, जैसे मैं हूं और ये दीवार है, ये दीवार से टकरा करके मेरी वॉइस वापस लौटे और लौट के मुझे सुनाई दे क्लियर क्लियर, तो कम से कम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए, तभी इको होगा। इससे दूरी कम हो गई तो इको हमको उतना अच्छा सुनाई नहीं देगा। प्रॉपर इको हमको सुनना है, प्रतिध्वनि सुनना है, तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होगी, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर, नोट कर लो। संगीत सुस्वर ध्वनिया, संगीत 7 स्वर आप लोगों ने सारे गामा पाधा निसा आपने किया होगा, ठीक, 7 स्वर हैं। तो ऐसी ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सुर संगीत ये अच्छा लगते हैं। लेकिन अगर वहीं पर शोर की बात करें तो कानों को बंद करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जो अच्छा लग रहा है वह संगीत है, जो नहीं अच्छा लग रहा है वह शोर है। सर क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ो। ठीक, इस प्रकार की ध्वनि किसी वस्तु के नियमित कंपनों जो एक दूसरे से निश्चित संबंध रखते हैं उत्पन्न होती है, और फिर विभिन्न वाद्य यंत्र जो हैं वो सुस्वर ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, उनके उदाहरण हैं, सिंपल है। तो ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे शोर कहलाता है। ठीक, शोर की सह सीमा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शोर जो है वो सह सीमा कितनी है, 80 से 85 dB, मैंने अभी बताया आपको। बर्दाश्त करने की अधिकतम 90 dB, बर्दाश्त कर सकते हो 90 dB तक। ठीक, उदाहरण जैसे है भीड़ की आवाज, कारखानों में मशीनों की आवाज, ये सब शोर के एग्जाम्पल हैं। ये सब आपको नोट कर लो, यहां से कुछ प्रश्न बनेगा तो कर लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। सिंपल सा, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं कि प्रकाश रिफ्लेक्ट करके लौट आता है उसी माध्यम में, है ना, 2 नियम पढ़े।
वैसे यहाँ पर हमको ध्वनि का परावर्तन समझना है। प्रकाश की तरह ध्वनि में भी परावर्तन की घटना होती है, बिल्कुल। ध्वनि भी द्रव या ठोस सतह से परावर्तित हो जाता है। अगर सामने कोई ठोस वस्तु आ जाए या कोई द्रव वस्तु आ जाए तो उससे टकरा करके लौट आती है ध्वनि। इसी को ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जब कोई तरंग किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य माध्यम की परिसीमा से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को तरंगों का परावर्तन कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि प्रकाश की तरह ध्वनि भी परावर्तन परिघटना को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या ध्वनि परावर्तन को प्रदर्शित करती है, तो आप लिखोगे यस। ठीक। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग, पहला है सोनार, दूसरा है रडार। परावर्तन, अब देखो ध्वनि हम भेज रहे हैं किसी यंत्र से, किसी मशीन से, और परावर्तन हो करके लौट आती है तो हमको पता चलता है कि सामने कितना सॉलिड मटेरियल है, कितना बड़ा पदार्थ है, उसका साइज क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, लिक्विड है कि ठोस है कि गैस है, किससे वो टकरा के लौटा है। उसके लौटने के बाद हम जो गणना करते हैं उस ध्वनि का, वही यूज करते हैं सोनार में। मतलब समझ रहे हो कितना बढ़िया है। इस तरीके से देखो, ये देखो, ये हमारा क्या है, शिप है। शिप है, शिप को हमने क्या किया, शिप से हमने यहां पर हमने लगा दिया सोनार। यहां से तरंगे हम भेज रहे हैं, ध्वनि तरंगे। ठीक। तो यहां से क्या हुआ, मान लो यहां पर कुछ अवरुद्ध होगा, बड़ा पत्थर है या अंदर कटक वगैरह निर्माण हुआ है महासागरों में, तो यहां से टकरा के वो लौटेगा और उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि कितनी तेज आया है वो, उसकी आवृत्ति कितनी है, ये सब हम लोग उसको देखेंगे और पता कर लेंगे कि सामने पहाड़ है कि कुछ जानवर है, बड़ा कुछ शार्क है या फिर वेल मछली है। तो इससे हमको पता चल जाता है सोनार के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा सोनार है, सोनार जो है वह परावर्तन, किसके परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, यही सार है, ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण है। ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण है सोनार और रडार। ठीक। यहां पर ये देख सकते हो, ये शिप है, यहां से ये भेज रहा है और यहां से ये ग्रीन ग्रीन वापस लौट रहा है। लाल वाली आगे जा रही है, ग्रीन वाली लौट के वापस आ रही है, और नीचे क्या पहाड़ है। तो हमको पता चल जाएगा कि नीचे कुछ कटक है या छोटे पहाड़ हैं। उससे हमको समझ में आ जाता है कि हम शिप को आगे लेकर के जाएं कि इधर ले लें, दाएं ले लें, बाएं ले लें। इसका हमको उपयोग करना पड़ता है, वरना पहले जहाज जो है बड़े बड़े बनाए जाते थे और कहीं ना कहीं फंस जाते थे। ठीक। सोनार जो है इसका फुल फॉर्म बात करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। अर्थ क्या होता है, ध्वनि द्वारा संचालन तथा परिसर निर्धारण करना। सोनार तकनीकी में ध्वनि का पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है ध्वनि का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड ये हमको यूज करना है किसमें, सोनार में। तीन तरीके का मैंने बताया था ना, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। तो पराश्रव्य को यूज कर रहे हैं। सोनार की सहायता से जल में स्थित पिंडों की दूरी, कि कितना दूर पिंड है, किस दिशा में जाना है, किस स्थिति में जाना है, इन सब का पता हम लोग सोनार के द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही साथ महासागरों की गहराई भी ज्ञात किया जा सकता है। भैया गहराई टकरा के लौट आएगा, बता देंगे कि इतनी दूर है, गहरा इतना है। ये सब यूज कर लिया हमने सोनार में। अब बात करते हैं रडार की। रडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात रेडियो संसूचक सर्वेक्षण, ये इसका फुल फॉर्म है। रडार तकनीकी में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखो, सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव्स का। रडार में माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े थे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, है ना। माइक्रोवेव्स, तो ये माइक्रोवेव्स ही है सूक्ष्म तरंगे। फिर रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी तरंगे थी। उनमें जो सूक्ष्म तरंगे हैं इंफ्रारेड, वही होती हैं रडार में यूज। ठीक। वर्तमान में रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों को भी हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। रडार तकनीकी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह भी हमको याद रखना है। दोनों
राडार और सोनार ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रश्न बनेगा, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कौन आधारित है? राडार है, सोनार है। इस तकनीकी की सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी आदि का दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का पता लगा सकते हैं। जैसे ऊपर एरोप्लेन जा रही है, कितनी दूर है, क्या चाल है, किस दिशा में है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक, जलयान की भी पता कर सकते हैं, मोटर गाड़ियों की भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने छतरी बना रखी है, यहां से हम भेज रहे हैं रडार, और एक रेंज बना दिया। क्या बना दिया? एक हमने पूरा का पूरा रडार से एक रेंज बना दिया। इस रेंज में अगर कोई भी एरोप्लेन, कोई वस्तु गतिमान है, शिप अगर गतिमान है, तो उसका हम लोग स्थिति का पता लगा सकते हैं कि किस स्थिति में है। यहाँ पर स्थिति बता दिया, ये दूसरा शिप बता दिया, यहाँ दूसरा शिप बता दिया, कोई एरोप्लेन जा रहा है, तो वहां पर हम लोग देश की सुरक्षा के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। हम लोग ये सुने हैं पिक्चरों में कि सर रडार, हमारे रडार में पाकिस्तान का एक जहाज आ गया है, हमारे रडार में एक शिप आ गई है महासागर में। तो कहने का क्या मतलब है, कैसे पता चला? रडार के माध्यम से। रडार क्या है? यह एक ध्वनि का रूप है, ध्वनि को हम भेज रहे हैं। अगर पराश्रव्य ध्वनियां हम भेज रहे हैं तो सोनार है। रडार में हम क्या, कौन सी ध्वनियां भेज रहे हैं? सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों वाली ध्वनियों को भेज रहे हैं। और अभी कुछ समय से रेडियो तरंगों को भी यूज किया जा रहा है। ठीक, ये भी देख पा रहे हो, इस तरीके से हम लोग भेजते हैं। ये एंटीना लगा करके रखा हुआ होता है और हम लोग सारी की सारी जानकारी हासिल करते हैं। एरोप्लेन जो है वो किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है ना, उसका कम्युनिकेशन भी इसी से होता है। ठीक, ये देख पा रहे हो। तो आई होप आपको रडार और सोनार क्लियर हो गया विषय। ठीक, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐप इंस्टॉल कर लो और पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है उसे अवेल कर लो। बाकी हम लोग का कल से 8 बजे डेली टेस्ट सीरीज फ्री में यूट्यूब पर अपलोड होगी ना। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसे देखना है, क्योंकि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण वहां पर टेस्ट सीरीज हम देने वाले हैं। ठीक, उसके अलावा बाकी के सोशल मीडिया से जुड़ जाओ। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मजा आया है। फिजिक्स का हमारा लेक्चर काफी कुछ आगे बढ़ चुका है। अब जल्दी जल्दी केमिस्ट्री भी आएगा, फिर बायो भी आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं साइंस पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक, और खूब मस्त पढ़ाई करिए। तय स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।